जो वीडियो है वो थर्ड चैप्टर के चल रहे हैं, तो अपन थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद यही है कि आज वाले वीडियो में थर्ड चैप्टर समाप्त हो जाए, लेकिन अपन कल एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें अपन थर्ड चैप्टर को थोड़ा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अपन ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक्स जो है वो हमारे हैं फंडामेंटल टॉपिक, बट वो टॉपिक्स उन टॉपिक्स को समझना और उनको उनका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आई मेरी बात समझ में? उनका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए इन टॉपिक्स को हम एक बार मंडे की क्लास में जो अपना नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस वीडियो में अपन जरूर एक बार डिस्कस करेंगे। इसकी छोटी छोटी चीजों को मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगा। आज अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस का सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों बात ये आती है कि सबसे पहले बात आती है पोटेंशियल एनर्जी किसकी? चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। एक तो हमने बात की थी कंजर्वेटिव एरिया की, कंजर्वेटिव एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? संरक्षण। एक हमने बात की थी नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव जिसको हमने कहा था असंरक्षण, जिसको हमने कहा था असंरक्षण। एक तो था कंजर्वेटिव, एक था नॉन कंजर्वेटिव। मैंने आपको ये कहा था जो कंजर्वेटिव फील्ड एरियाज होते हैं उनके प्रत्येक पॉइंट से, उनके ईच पॉइंट से एक एनर्जी रिलेट करती है। इसका मतलब अगर हम एक पॉइंट से हटकर अगले पॉइंट पर जाएंगे तो हमें अगली टाइप की एनर्जी मिलेगी। आई मेरी बात समझ में? कि मान लिया कि कोई आपके पास ये एक फील्ड एरिया है जो कि कौन सा है बच्चों? कंजर्वेटिव फील्ड एरिया, संरक्षित क्षेत्र है। अगर इसमें दो पॉइंट आप ले रहे हो ए और बी, तो इस ए पॉइंट की एनर्जी यूए और बी पॉइंट की एनर्जी बच्चों यूबी। इसका मतलब कि एवरी पॉइंट ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड एरियाज रिलेटिव या रिलेट टू द यूनिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या करते हैं? अद्वितीय स्थिति ऊर्जा से संबंध रखते हैं। आगे मेरी बात समझ में? अब अपन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो इस चीज के बारे में देखते हैं। ये हमें ये चीज बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक चार्जेस का सिस्टम होगा जिसके अंदर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है। अब बात ये आती है कि पोटेंशियल एनर्जी को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसेप्ट क्या रखना होगा। तो हमने जब पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक किया था तब हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और हमने ये लिखा था V बराबर, जो V होता है VA माइनस, हमने ये लिखा था कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू UA माइनस UB अपॉन Q। ये हमने किया था ये हमने कि UA माइनस UB अपॉन Q नॉट बराबर VA माइनस VB। ये हम करके आ चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, जब हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को जाना था। थर्ड चैप्टर का पहला वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में जाके थर्ड चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देखना, जिसमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। फिर हमने ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट था, फिर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कंसेप्ट निकालने के लिए एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना था और उस रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी माना था, और हमने ये कहा था कि इंफिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी एंड जो पोटेंशियल होता है वो दोनों ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अनंत का विभव और अनंत की स्थितिज ऊर्जा दोनों ही क्या होते हैं? शून्य होते हैं बच्चों। आई मेरी बात समझ में? अनंत का विभव और अनंत की स्थितिज ऊर्जा दोनों ही शून्य होते हैं। अब हमें जो चीज ध्यान में रखनी है बच्चों वो ये रखनी है कि UA माइनस UB बराबर किसके बराबर? ये मैंने आपको ये कहा था कि ये इसके लिए मान सकते हैं हम इसको ऐसे जैसा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन ही तो है। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी इज कैन बी राइट लाइक दिस UA del U अपॉन नॉट। ओके, और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हम इस प्रकार की स्थिति करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है। और दूसरी बात वर्क के बराबर होता है। तो हमारे पास एक वर्क का फॉर्मूला था जिसका मान था del U बराबर UA माइनस UB इज इक्वल्स टू W माइनस WE। ओके, अब ये क्या था बच्चों? ये था कि जब आप किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, जब आप किसी भी आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि एक तो होता है चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना बच्चों, एक तो होता है चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस विद्युत क्षेत्र और एक होता है बाहरी विद्युत क्षेत्र। इन दोनों में डिफरेंस होता है। यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट को सुनना कि अगर दो चार्ज, मैंने आपको एक दिन क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर दो चार्ज जो होते हैं वो लाइक हो, जैसे अगर वो दोनों चार्ज सेम नेचर के हो, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। और जब रिपल्स किया जाता है तो जो वर्क होता है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको बात क्लास में डिस्कशन अपन कर चुके हैं 11वीं क्लास में। दोबारा बता देता हूं कि जब दो चार्ज समान होते हैं तो उनमें जो भी वर्क होता है रिपल्सन फोर्स काम करता है, क्योंकि सेम नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उन दोनों में जो वर्क होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों, और वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। लेकिन जो अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस समय वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। क्लियर है चीज? अब अपन अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है बच्चों वो है सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सबसे पहले मैं आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस में नहीं उलझा के एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो दो चार्ज से बना है, जिसमें पॉइंट ए पर Q1 चार्ज रखा है और r डिस्टेंस पर पॉइंट B पर Q2 चार्ज रखा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज रखा है, Q1 चार्ज। मेरे पास एक अनदर पॉइंट है B, उस पर कौन सा चार्ज रखा है, Q2 चार्ज। दोनों किस दूरी से सेपरेट है बच्चों, r से सेपरेट है। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक सिस्टम है कितने चार्जेस का, दो चार्जेस का एक हमारे पास एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को हमने बनाया है, क्यों? क्योंकि हमने दो चार्जेस को क्या रखा है, r डिस्टेंस पे रखा है और एक सिस्टम को क्रिएट किया है। अब मान लिया कि ये फर्स्ट दोनों इनिशियल कंडीशन पे कहां थे बच्चों, इंफिनिटी पे थे। कहां थे, इंफिनिटी पे थे। माना कि दोनों, ध्यान से सुनना इस वीडियो को पूरे को, कि माना कि दोनों जो चार्जेस थे वो फर्स्टली इनिशियल कंडीशन पे कहां पे थे, इंफिनिटी पे थे। अब हमने सबसे पहले इंफिनिटी से किसको लाए, Q1 चार्ज को लाए और एक पॉइंट पर रख दिया। Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लाए और एक पॉइंट पर रख दिया। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इसका मतलब इसका Q1 चार्ज को एक बिंदु तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, देयर वाज नो एनी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। हमें यहां पर कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ेगा Q1 चार्ज को अनंत से बिंदु A तक लाने में। क्यों? क्योंकि यहां पर अन्य कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो इसका अपोज करे, जो इसका अपोजिशन करे, जो इसका विरोध करे। आई मेरी बात समझ में? सेकंड, अगर मैं ये जचे कि मैं Q2 चार्ज को अनंत से यहां लाऊं B पॉइंट पर और एक सिस्टम बनाऊं, तो देखना बच्चों ये जो Q1 चार्ज होगा, आपको पता है ये Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये भी आपको पता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड चार्ज को लाया जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर हमें ये सिस्टम बनाना है तो हमें उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना होगा, वो वर्क जितना होगा वो वर्क इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, जितनी Q2 चार्ज को अनंत से B बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ेगा उतनी। आगे बात समझ में? एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन which is done in bringing the Q2 charge from infinity to point B. ओके, कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखना बच्चों, सबसे पहले वर्क डन, सबसे पहले वर्क इन Q1 कितना वर्क करना पड़ा हमें, 0। सिंपल लैंग्वेज दिखा रहा हूं, हमें Q1 चार्ज को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा, बट वर्क इन Q2 चार्ज। अब इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, W बराबर Q2 गुणा V1। अब ये V1 क्या है, V1 वो पोटेंशियल है जो Q1 चार्ज के द्वारा
r दूरी पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, q1 चार्ज के द्वारा r दूरी पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मान कितना होता है बच्चों? सिंपल kq बटा r, q1 है तो q1, अब यहां पे लगा दो, फिर मान रख दो, तो k q1 q2 बटा r, और यही वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा? एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी होगी बच्चों? k q1 q2 बटा r। ये हो गई उस सिस्टम की एनर्जी जो दो चार्जेस से बना है। अब हमें केवल इतना ही नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब मोर देन टू चार्ज। हमें क्या करना है? मोर देन टू चार्ज, हमें दो चार्ज से अधिक पर लाना है। इसका मतलब वो चाहे 3 हो, वो चाहे 4 हो, वो अलग बात। अब हम क्या करते हैं कि दो चार्ज से एक्स्ट्रा चार्ज बनाने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लिया कि हमारे पास 3 चार्जेस का एक सिस्टम है। कितने चार्जेस का सिस्टम है? 3 चार्जेस का। अब ये तीनों चार्जेस जो हैं वो ये p1 कंडीशन, r1 वेक्टर और कितना चार्ज पड़ा है यहाँ पे? q1 चार्ज पड़ा है। ओके, ये p2 r2 वेक्टर है इसका, और कितना चार्ज है ये? q2, और ये p3 जिसका r3 वेक्टर है और कितना चार्ज है? q3। ये आ गया r12, ये आ गया r23 और ये आ गया r13। ओके, ये तीनों डिस्टेंस है। ध्यान देना इस सिस्टम को हमने कैसे बनाया है? ये 3 चार्जेस है हमारे पास, q1 q2 और q3। q1 चार्ज r1 पोजीशन वेक्टर पे, q2 चार्ज r2 पोजीशन वेक्टर पे, q3 चार्ज r3 पोजीशन वेक्टर पे। ओके, बट दे आर सेपरेटेड बाय r12 1 and 2 चार्ज, and 2 and 3 चार्ज सेपरेटेड बाय r23, and 1 and 3 चार्जेस सेपरेटेड बाय r13। ओके, अब देखना वही बात, जब हम पहले चार्जेस को लाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं था एक्सटर्नल फील्ड, फिर इसका मतलब W1 कितना होगा बच्चों? 0। बट जब यहाँ पे हम 2 वाला चार्ज, नंबर 2 वाला चार्ज लेके आए थे, तो इसके कारण पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ था। तो उस समय हमें कितना वर्क करना पड़ा था? Q2 गुना V1। ओके, V1 का मतलब इस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस पोटेंशियल। अब ये कितना होगा? K Q1 Q2, कितनी डिस्टेंस पे? R12, तो हमने क्या लगा दिया? R12। अब ये तो W2 केवल कब? जब हम Q2 चार्ज वाले को लेके आए हैं और उस समय केवल Q1 चार्ज वहां पर प्रेजेंट था। अब हम Q3 चार्ज को लाते हैं और उस समय दोनों चार्ज यहां पर प्रेजेंट है बच्चों। आई बात समझ में? तो W3 हमें कितना करना पड़ेगा? Q3 गुना V2 प्लस Q3 गुना V1। अब V1 का भी Q3 के कारण V1 के कारण प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल Q3 पर लगाएगा, और Q2 के कारण प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल Q3 पे लगाएगा। अब इन दोनों के पास जो पावर होगी वो इसको अपोज करेंगे, यहां आने के लिए अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। अब इनका मान कितना होगा बच्चों? V2 का मान कितना होगा? K Q2 बट्टा ये किस पे लगा रहा है? यहां लगा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी होगी? R23। आगे बात समझ में? V3 कितना होगा बच्चों? V1 किसके ऊपर? अब इनको हम V1 नहीं देंगे, यहां V12 लिख देंगे, यहां V23 लिख देंगे और यहां V13 लिख देंगे। V13 कितना हो जाएगा बच्चों? V13 हो जाएगा K Q1 बट्टा R13। ओके, अब हम ये सारे मान यहां पे रख देते हैं, तो क्या मान आ जाएगा? W3 बराबर K Q2 Q3 बट्टा R23 प्लस K Q1 Q3 बट्टा R13। ये मान हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे पास बात ये आती है कि इस सिस्टम को बनाने में आपको टोटल वर्क कितना करना पड़ा। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा बच्चों? W1 0, W2 और W3 को जोड़ देंगे। तो W2 और W3 को जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना आएगा? टोटल वर्क देखना बच्चों कितना आएगा? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू W बराबर W2 W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 0 प्लस K Q1 Q2 बट्टा R12 प्लस K Q1 Q3 बट्टा R13 प्लस K Q2 Q3 बट्टा R23। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। किसको बनाने में? सिस्टम को, जो कि कितने चार्जेस लिया हुआ है? 3 चार्जेस लिया हुआ है। ये जितना वर्क होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी किस सिस्टम की हो जाएगी? इस सिस्टम की हो जाएगी बच्चों।
आगे बात समझ में, ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के थोड़े से वापस टॉपिकों को संक्षेप में देखेंगे कि किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एक दूसरे को रिलेट करते हैं। एक बार दोबारा मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा थर्ड चैप्टर के ऊपर, जिस वीडियो में आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, और ये वर्क से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट किया जा सकता है और कितने प्रकार के इनके फॉर्मूले होते हैं। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले हमारे पास होंगे थर्ड वाले चैप्टर में, सारे फॉर्मूलाज का एक वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बट ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। तब तक के लिए